Assalamu alaikum class. This is our third lecture of Introduction of Psychology. So now your topic is biological basis of human behavior. ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया साइकोलॉजी का कि क्या होता है, उसकी कुछ अप्रोचेस बताइए, स्कूल ऑफ थॉट्स बताए. अब फर्दर मोर हम आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस किस तरह की होती है ह्यूमन बिहेवियर में. ठीक है, नेक्स्ट जी हम चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं. The biology of behavior is the study of behavioral function of the nervous system, particularly the brain. The physiological psychology is that branch. Basically जो biological basis होते हैं ना, मतलब biological आपकी behaviors होते हैं, उनको physiological psychology का नाम भी दिया जाता है. Physiological is that branch of psychology which seek to determine how activity in the nervous system is related to behavior and mind. ठीक है, कि मीन्स के एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो हमारे बिहेवियर और माइंड से किस तरह रिलेट कर रही है. ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व द बॉडी एंड माइंड इंटरेक्शन ऑफ द वेरियस बॉडी फैक्टर. The most important are the sense organ called receptor, the muscle and endocrine gland called effectors, and the nervous system known as the connecting or integrative mechanism. सेंस ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं. एंड मसल और इंडोक्राइन ग्लैंड को जो कवर अप कर रहे होते हैं उनको इफेक्टर्स कहते हैं. एंड नर्वस सिस्टम नाउन एज द कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी आपका रिसेप्टर्स. अब रिसेप्टर्स हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जितने भी सेंस ऑर्गन जो हैं वो हमारे रिसेप्टर पे वर्क कर रहे होते हैं. बिहेवियर इन ऑल इट्स फॉर्म एंड शेप हैज़ डेफिनेटली अ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेस. द बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द वेरियस स्टिमुलाई present in external environment and lying within our body. The stimuli in our body in the form of various sensory experience are received by our sensory system known as receptors. Okay, so these are the means के ऐसा आपका various सेंसरी एक्सपीरियंस जो हैं जो कि आपके रिसीव्ड हो रहे हैं सेंसरी सिस्टम के थ्रू, उसको आप क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल रिसेप्टर. एक्सटर्नल रिसेप्टर क्या होते हैं? वो रिसेप्टर जो सेंसरी मैकेनिज्म को हेल्प कर रहे होते हैं कनेक्ट करने में आपके आउटर वर्ल्ड से. फॉर एग्जांपल आई हो गया, एयर हो गया, नोज हो गया एंड स्किन. मीन के जो हेल्प इंटरनली सेंसरी मैकेनिज्म जो कि हेल्प कर रही हो कॉन्टेक्ट करने में आपकी बैरूनी दुनिया से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. ठीक है, द स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स फॉर रिसीविंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई विद इन दीज सेंसरी सिस्टम्स. ओके, अच्छा जी, इंटरनल रिसेप्टर्स अब कौन कौन से होते हैं? पहले आपने पढ़ा एक्सटर्नल रिसेप्टर्स. ठीक है, अब आ जाइए इंटरनल रिसेप्टर्स पे. These receptors are associated with the internal stimuli present in our body. They are responsible for feeling of pain, hunger and nausea. Another variety of these internal receptors help us in maintaining balance, bodily posture, equilibrium and also exercise control over the muscles. ठीक है, तो इंटरनल रिसेप्टर जो थे उनका ये वर्क था कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे कि वो पेन को, हंगर को, नोजिया को और डिफरेंट तरह के इंटरनल रिसेप्टर हेल्प करते थे मेंटेन करने के आपके बॉडी पोस्चर को इक्विलिब्रियम रखने में उसमें, और एक्सरसाइज करते दौरान आपके मसल का जो कंट्रोल है उसको कवर अप करने के लिए. ठीक है, तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं रिसेप्टर्स में? आवर सेंस ऑर्गन हेल्प इन assimilating knowledge of world around us. Each of our sense organ has distinct function to perform. Sense organ consist of receptor which are specialized sensitive cells associated with ending of sensory nerve fiber. These receptors are stimulated by object
outside the body and also internal condition. अच्छा क्या कह रहा है वो कि सेंस ऑर्गन जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं रिसेप्टर्स पे, जो कि आपकी सेंसिटिविटी जो सेल्स है ना उसको आपके नर्व फाइबर से कनेक्ट कर रहे होते हैं या एसोसिएट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू जितने भी आपके बॉडी के और इंटरनल और आउटसाइड के जितने भी फंक्शंस हैं, ये कंडीशन है, वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये ठीक है। अच्छा जी, sense organ when the receptor are not functioning properly they lead to sensory defect or disorder, कि जब अगर रिसेप्टर अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो दैट मीन कि कोई ना कोई आपका जो सेंसरी ऑर्गन है उसमें कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह या कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया है, जैसे कि विजुअल आपकी हो गई, सुनने की सलाहियत हो गई, चखने की हो गई, ऑल्फैक्टरी हो गई, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ द थिंग्स these type of the gastroenterity and kinesthetic and static disorders. So अगर इस टाइप का कुछ हो जाए तो दैट मीन्स कि आपके जो सेंस ऑर्गन है उनमें डिफेक्ट है। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं? पहले आपने पढ़ा रिसेप्टर्स और अब आप पहले आपने पढ़ा है रिसेप्टर्स, अब आपने पढ़ा है इफेक्टर्स। इफेक्टर आर टर्म एज द ऑर्गन ऑफ रिस्पॉन्स, मीन्स कि ऐसी टर्म है जिसमें आपका ऑर्गन्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। व्हाट इज रिसीव थ्रू द सेंसरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इनपुट, इट रिस्पॉन्डेड थ्रू द बॉडीली रिएक्शन एंड मोटर एक्टिविटी कैरी आउट थ्रू द मसल ग्लैंड which particularly the hormones secreted by the ductless gland which are responsible for most of our behavior pattern. The underactivity or overactivity of these glands cause deficiency or excessive of hormonal secretion. ठीक है, देखिए हर चीज़ की जो कमी और हर चीज़ की ज़्यादती किसी न किसी प्रॉब्लम का कॉज बनती है, चाहे वो आपकी लाइफ की किसी चीज़। इसी तरह आपके बॉडी के भी कुछ ऐसे ऑर्गन या कुछ ऐसी सेंसरी इनपुट्स या चीज़ें हैं कि अगर वो ज़्यादा डेफिशिएंसी में वो हों या कम में भी हों तो वो हार्मोनल सिक्रेशन का रीजन बनते हैं। दिस इफेक्ट द एंटायर पर्सनालिटी मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो इफेक्ट होते हैं एक्चुअल में इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं या कवर अप करते हैं। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज मसल्स। Our behavior and activity involve movement of the different part of our body. Muscle help the organism to carry out the motor activity. मोटर क्या होती है? वर्क करने की सलाहियत होती है। मूवमेंट, मोटर एक्टिविटी होती है मूवमेंट, आपकी बॉडी का वर्क करना, रिस्पॉन्स करना। तो मोटर एक्टिविटी इन द ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड वेरियस स्टिमुलाई। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ मसल: स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल क्या होते हैं? सॉफ्ट, जैसे कि आपकी सेंसिटिव पार्ट्स के हो गए। एंड कार्डिक होते हैं जो आपके चेस्ट के और मतलब ज़रा हैवी मसल जिनको आप कहते हैं। एंड स्केलेटन मसल जो कि आपकी बोन्स को कवर्स कर रहे होते हैं, आपके बोन्स के जॉइंट्स पे और उनके, ठीक है। ग्लैंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। पहले आपने पढ़ा होगा ग्लैंड्स का ये वर्क है, ये इसका ये फंक्शन है। अब आप पढ़ें बिहेवियर के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ये असिस्ट भी करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ इमोशन स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, कि मेटाबॉलिज्म जो आपकी बॉडी का है उसकी रेगुलेशन को बरकरार रखने में भी हेल्प करता है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ द ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स एंड डक्टलेस और endocrine glands. Okay, the duct glands release their chemical secretion through the little ducts or tubes into the body cavities or on the surface of the body. Some of duct glands are salivary gland, gastric gland, sweating हो गई, आपकी lacrimal हो गया, kidney हो गया और sex gland, ठीक है। And next is the ductless or endocrine gland secrete
जो है वो केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द हार्मोन्स, और हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड कैरी आउट ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि पूरी बॉडी में घूमता है वो ब्लड जो है. द प्ले अ वाइटल रोल इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. दे इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. जनरली मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, आपके मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमोशन बिहेवियर को करते हैं. अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ सकता है कि डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो द एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथाइड ग्लैंड, मेल सेक्स ग्लैंड एंड गोनेड्स भी उनको कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पेंक्रियाज. अच्छा, पहले था रिसेप्टर्स, फिर इफेक्टर, अब आ गया जी कनेक्टर्स. कनेक्टर और एडजस्टर हेल्प इन रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर एंड इफेक्टर. मीन्स के रिसेप्टर अगर कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं किसी ऑर्गन के लिए, सेंसरी ऑर्गन अगर कोई काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो कनेक्टर है वो हेल्प आउट करता है उस काम को लिंक करने में, उसको परफॉर्म करवाने में. द एबिलिटी टू प्ले अ पियानो ड्राइवर, अ कार और अ हिट टेनिस बॉल डिपेंड ऑन अ मसल कोऑर्डिनेशन. एग्जैक्टली मीन्स कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इवन के गर्ल्स अगर किचन में भी काम कर रही है ना, तो अगर उनकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा ना, दे हैव नो एबिलिटी टू कैरी आउट इवन सिंगल गिलास, ठीक है. तो मीन्स कि वो जो ग्लास आपने उठाना है या ये जो मैं बोल रही हूँ, इस चीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए आपकी मसल का आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. एंड दैट कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस बाय द एंड क्रिएट बाय द कनेक्टर्स. It is necessary for the body to provide the message to the muscle to coordinate. These messages are passed through the specialized cells called neurons. And the next is connector का जो first part है वो हमारे पास है न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या होता है, किस तरह से होता है, हम पढ़ते हैं. A nerve cell with all its branches is called a neuron. These are basic element of nervous system. एक basic element है. एंड अ न्यूरॉन हैज़ अ न्यूक्लियस. हर न्यूरॉन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. अ सेल बॉडी, अ सेल मेम्ब्रेन टू इनक्लोज द होल सेल बॉडी कॉल्ड द डेंड्राइट्स. अभी देख रहे हैं सेल बॉडी, ये डायग्राम में ये सेल बॉडी है आपका सेंटर में, बिल्कुल एक गोल सा पॉइंट होता है अंडे की योक की तरह, ठीक है. एंड दीज ब्रांचेस दैट यू सी, ये जो शाखें फैली हुई इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं सेल मेम्ब्रेन को और सेल बॉडी को जकड़े हुए होती हैं, ठीक है. देयर रोल इज टू रिसीव मैसेज थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड एडजंक्ट न्यूरॉन एंड कैरी देम टू द सेल बॉडी. क्या वो करती हैं जी, मैसेज रिसीव करती हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू, ठीक है. ये डेंड्राइट से होते हैं, सॉरी न्यूरॉन जो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज रिसीव करता है एंड देन इसको भेजता है आपके ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसेस ऑर्गन के थ्रू. न्यूरॉन क्या के थ्रू, मतलब न्यूरॉन हो गए उनके थ्रू भेजता है एंड उसको क्या होता है सेल बॉडी का की तरफ वो मैसेज लेके आना, उस सारा जो है वो काम किस पे डिपेंड होता है, न्यूरॉन पे डिपेंड होता है. द मैसेज फ्रॉम द सेल बॉडी फर्दर ट्रैवल. उसके बाद क्या होता है, वो जो मैसेज होता है वो ट्रैवल करता है सेल बॉडी से द लेंथ ऑफ फाइबर नाउन एज एक्सॉन. एक आपने पीछे एक डायग्राम में एक चीज देखी होगी, ये जो लेंथ ऑफ फाइबर बनी हुई है आपकी, ये वाला पार्ट जिसपे एक्सॉन मेंशन किया हुआ, ये डायग्राम आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है. ये वाला पार्ट आपका एक्सॉन का पार्ट होता है. कहते हैं कि जो मैसेज है वो ट्रेवल कर जाता है एक्सॉन के थ्रू, ठीक है, नाउन एज एक्सॉन. देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन है, आपके मोटर न्यूरॉन है एंड इंटर न्यूरॉन है और एसोसिएशन. सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन. मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ग्लैंड्स. एंड interneuron are association neuron. They are carried single in the form of memories, thoughts. Interneurons क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्शंस आपकी
थिंकिंग, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरी रिकॉल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस टाइप की जो चीज़ होती है ना वो आपके इंटरन्यूरॉन में होती है। कितने 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी, जो आपके सेंसरी ऑर्गन का वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के न्यूरॉन होते हैं लेकिन मेजर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूरल इम्पल्सिस क्या होता है कि जिसके थ्रू एक न्यूरॉन जो है वो मैसेज रिसीव कर रहा है, वो क्या चीज़ है। न्यूरॉन आर द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर ऑफ द मैसेज। दीज मैसेज आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से वेव्स होती हैं जो एक मैसेज को कन्वे कर रही होती हैं। देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द सिनेप्सिस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सिनेप्सिस क्या होता है, या न्यूरल इम्पल्सिस का वर्क क्या है, एंड सिनेप्सिस का उसमें क्या रोल है, ठीक है। देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द सिनेप्सिस बिटवीन द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन एंड द रिसीविंग डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब आप अगर पिक्चर में जाएं तो आप यहाँ पे देखें कि जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं इनके दरमियान का जितना भी जो रास्ता है, ये जहाँ पे आके ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं, वो एक क्या है, फ्लूइड फील्ड है, तो उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, जो हेल्प करता है अगले न्यूरॉन तक वो चीज़ें पहुँचाने में। Enlargement of the axon ending of the transmitting neuron called buttons and contain the neuron transmitter chemical buttons, sorry यहाँ पे spelling mistake है, these called buttons okay, contain the neuron transmitter chemical which are stored in the small vessels। अब ये क्या है कि जब एक्सॉन जो है आपका, उसकी जो एंडिंग है, एंडिंग पार्ट जो है, वहाँ से ट्रांसमिटिंग हुई न्यूरॉन की, जिसको आप न्यूरॉन को हम कहते हैं बटन्स के नाम से, जो कि कंटेन कर रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल पे, ठीक है, विच आर स्टोर्ड इन स्मॉल वेसल्स। फिर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं आपके? न्यूरोट्रांसमीटर आर partially important link between the nervous system and behavior. Deficiency or an excessive of neurotransmitter can produce severe behavior disorder. Okay, some major neurotransmitters are acetylcholine, glutamate, gamma aminobutyric acid, जिसे आप GABA भी बोलते हैं, dopamine, serotonin and endorphins. These are the neurotransmitters which perform different tasks. Okay जी, next आ गया जी nervous system। जी nervous system क्या होता है? Nervous system, the human nervous system can be divided in two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, it consists of the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system क्या, it consists of the somatic and autonomic system. These are the picture of brain के brain के कितने पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन है, देन फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये डायग्राम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कवर कर देगी। फिर मिड ब्रेन को एक्सप्लेन करना है, फिर हिंड ब्रेन में मेडुला, पोन्स, कॉन्स एंड सेरेब्रल बैलम्स, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है? इट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आपको दिखाया गया है फोर ब्रेन का पार्ट कितना बड़ा होता है, ये आपको इसलिए कलर्ड में दिखाया गया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। इट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरेब्रम। ऑल सेंसरी इम्पल्सेस पास थ्रू फ्रॉम द थैलेमस टू द हायर सेंटर। जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस है ना, थैलेमस परफॉर्म करता है, ठीक है। The thalamus has play a role in control of sleep and alertness. Okay, थैलेमस किस किस चीज़ का रोल प्ले करता है? स्लीप और अलर्टनेस का भी। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट लाइज बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है ये। यहाँ पे डायग्राम में मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा नजर आ जाइए। इट exerts a key influence on all kind of emotional as well as motivational behavior. Central मतलब जितने भी इमोशंस है ना आपके, मूड्स, इमोशनल बिहेवियर एंड मोटिवेशनल बिहेवियर, वो सब आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं। इफ यू आर हैप्पी, योर हाइपोथैलेमस रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ हैप्पीनेस।
So if you are sad, your hypothalamus release neurotransmitter of sadness. So these type of the work depend on the hypothalamus. Centers in the hypothalamus have control over the important body process like eating, drinking, sleeping, temperature control and sex. So these are the जितनी भी प्राइमरी वर्क है ना आपकी बॉडी के, ये प्राइमरी प्रोसेसेस हैं, वो सारे हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है. हाइपोथैलेमस का बहुत मेजर रोल है हमारी बॉडी में. अगर हाइपोथैलेमस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं. लिम्बिक सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस and cerebrum, which from a ring around the lower part of the forebrain. And the limbic system, often called the emotional brain, function in the emotional aspect of the behavior related to survival, memory, smell, pleasure and pain, rage, aggression, affection, sexual desire, etc. etc. सेरिब्रम का क्या काम होता है ये, और ये कहाँ होता है? इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. Remember that cerebrum is the most complex and the largest part of the brain. The cerebrum is covered by a thick layer of tightly packed neuron called the cerebral cortex. ये आपका cerebrum है, ठीक है, जो कि cerebral cortex के अंदर पैक होता है. It is divided in two hemisphere, the left and right hemisphere. Okay, mid brain क्या होता है? It is concerned with the relay of message, particularly those related to hearing and sight, to higher brain center. One of its important structure is known as reticular activating system, RAS. With the help of this structure, an individual is able to decide which impulses should be registered consciously and which should be rejected. कि कौन सी चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करना है, ये कौन सी मेमोरी को मैंने रिकॉल करना है, किसको मैंने इग्नोर कर देना है. ठीक है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, द मेडुला, द पोन्स एंड द सेरेब्रम. मेडुला क्या करता है? वो कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को और रिफ्लेक्शन के जितने भी आपके हैं, डाइजेशन को, रिप्राइजेशन को एंड सर्कुलेशन की जितने भी प्रोसेस हैं वो मेडुला कंट्रोल करता है. पोन्स क्या करती हैं? असिस्ट करती हैं ब्रीथिंग को, ट्रांसमिटिंग इम्पल्सिस को, वो डायरेक्शन दे रही होती हैं. ठीक है, फ्रॉम द सेरिबेलम टू द हायर ब्रेन रीजन. एंड सेरिबेलम क्या करता है? is responsible for body balance, that coordinate of the movement like dancing, typing, playing, driving, sitting, स्टैंडिंग, वॉकिंग, इस तरह की जितनी भी आपकी बॉडी मूवमेंट है ना उनको कोऑर्डिनेशन देता है आपकी बेसिकली मसल्स को, और बॉडी के मसल्स को कोऑर्डिनेशन दे के वो काम प्रॉपरली परफॉर्म करवाता है. सॉरी फॉर दिस. ओके. एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इट वर्क एज अ चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम एंड टू द ब्रेन. मीन्स के स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कम्युनिकेशन करता है आपके फ्रॉम चैनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो ब्रेन के लिए. इट इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक रोप, एक रस्सी, एक हब कह लें, जैसे कंप्यूटर की हब होती है, बैकबोन जिस तरह से होती है. ठीक है. इट्स अ रोप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लॉन्ग राउंड नर्व फाइबर्स. And it also work as an organ of effective reflex action like withdrawal of hand and when something is hot. Spinal cord का क्या है कि organ में effectiveness को एक्टिव कर देता है. कि मीन्स कि अगर आपको सुई चुभती है तो आप दस्ती आपको पेन का वो होता है कि यार मुझे पेन हो रही है. अगर किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तो फौरन आप हाथ पीछे खींच लेते हैं. दैट इज द रिफ्लेक्सिस एक्शन जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड कवर करता है, ये डील करता है. दीज रिफ्लेक्सिस एक्शन आर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक इन नेचर. तो ये जो रिफ्लेक्सिस एक्शन है ऑटोमेटिक होते हैं आपकी नेचर में. अच्छा जी, ये एक डायग्राम है जिसमें फोरेंटल लॉब है. इसमें कुछ इसके फंक्शन बताए गए कि कौन कौन सा फंक्शन वो करता है. मोटर कॉर्टेक्स है, ये आपने पढ़ने है लाजमी. सेंसरी कॉर्टेक्स है एंड पेरेंटल लॉब है, ऑसिपिटल लॉब है एंड टेम्पोरल लॉब है. ओके. अब जी आ जाते हैं हम ब्रेन और बिहेवियर पे.
the entire behavior in effectively managed and controlled by coordination and functioning of the nerve system. कि मीन्स कि अगर ब्रेन की जितनी भी मतलब कोऑर्डिनेशन है, फंक्शनिंग है नर्व सिस्टम की, अगर वो मैनेज और इफेक्टिव है ना, तो इंटायर बिहेवियर जो है ना हमारा उस पर डिपेंड कर रहा होगा. हाउ वी विल बिहेव इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ आवर ब्रेन. ठीक है. द सेंस impression which are received through the sense organ do not bear any significance unless they are giving a meaning of by the nervous system. So these are the brain and behavior. Important knowledge जो है वो आपको nervous system and gland का देते हैं. Like एक example कर लें आप. It helps the nurse to understand the physiological basis of patient behavior. It helps the nurse to understand how glandular secretion of influence personality. It helps the nurse to understand the various diseases of the nervous system and gland, their effect on human behavior, and help the nurse in understanding the process of attainment of knowledge learning. By knowing this, she can make desirable changes. So these are finished. So we will done with our lecture. If you have any issue, you concern with me. So for today, your third lecture is complete for this week. Allah Hafiz. Take care.